सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजी टेट 2026 अर्थात छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित विषय में विगत वर्षों में परीक्षाओं में जो पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल हैं उनका संपूर्ण हल बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ आज के इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमारा गणित के अंतर्गत जो भाग होता है ज्यामिति क्षेत्रमिति अर्थात रेखा गणित, इसके अंतर्गत रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसका तीसरा भाग है और हमारे संपूर्ण वीडियो का यह 9वां भाग है। तो सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है BK मैथ्स एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा 9वां भाग है। इसका मतलब इससे पहले भी और 8 भाग बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के इस वीडियो की और देखते हैं रेखा गणित से संबंधित कौन कौन से प्रश्न लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक पहला ही चित्र वाला आ गया। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 है, मतलब ये पूरा हमको 90 दिया हुआ है। क्लियर हो गया बात? चलिए, ये पूरा 90 है। अब एडी लंब है, लंब ये चिन्ह है लंब का मतलब यहाँ पर ऐसा ये कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। अब ये क्या है? थोड़ा सा जटिल है। जटिल क्यों है? क्योंकि इसमें हमको नियम जानना पड़ेगा समरूप त्रिभुज का। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज का जो नियम है उसके लिए मैं स्पष्ट करता हूं। समरूप त्रिभुज क्या होता है बताया था मैं पिछले वाले वीडियो में, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं आप इसका पिछला जो जस्ट पार्ट। अब यहां पर मैं समरूप त्रिभुज का मतलब बताता हूं। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है चाहे त्रिभुज छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों सेम टू सेम दिखना चाहिए। अब ये दिखे कैसे? मान लेते हैं यहां पर का कोण यहां पर के कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये जो तीसरा वाला है वो तो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए, तीसरा भी क्या होगा? बराबर तो होगा ही, क्योंकि तीनों को मिलाने पर 180 होता है। तो भैया इस तरह से अगर कोण बराबर दिखे तो दोनों एक दूसरे क्या रहे? समरूप। चाहे ये छोटा दिखे चाहे बड़ा दिखे, सर्वांग सम अलग चीज है, समरूप अलग चीज है। मैं समरूप की बात कर रहा हूं और इसी से बनेगा। अब देखिए, ये छोटा वाला, इसको ले लेता हूं एक्स, इधर वाला बड़ा ले लेता हूं, ये ले लेता हूं वाई, और इसको ले लेता हूं मैं जेड। ये कोण का नाम है ना, याद रखेंगे। तो इसका मतलब मेरे पास क्या समझ में आया कि अगर मैं x को y के साथ जोड़ता हूं तो 90 आएगा। ठीक, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 है, x और y पूरा मिलाकर कितना है? यहाँ पर 90 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये पहले से 90 है, तो तीनों मिलाकर 180 होना है। ये छोटा वाला में देख लो, तीनों मिलाकर 180 होना है, 90 तो पहले से है। मतलब x को यदि मैं z के साथ प्लस करूंगा तो भी मुझे क्या देगा? 90 देगा। अब दोनों तरफ x है, कट जाएगा, तो यहां y बराबर क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। माने इधर छोटे वाले का ये कोना उधर ऊपर वाले के बराबर है। वैसे ही मेरा यहां पर एक और चीज जरा ध्यान देंगे, एक और चीज ध्यान देंगे। यहां पर x प्लस वाई बराबर है 90 के। अगर मैं इसको मैं z मान लूं,
क्या मान लूं, जेड। तो ये मेरा तो पहले से 90 है, तो वाई और जेड मिलकर भी क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएगा। मतलब सब एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ वाई से वाई कट जाएगा और जेड किसके बराबर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अच्छा, जेड तो ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, तो इसको कुछ दूसरा मान लेता हूं, मैं पी ले लेता हूं। तो ये जो है पी, ये जो जेड है वो पी हो गया, ठीक है, ये पी, ठीक है। तो यहां पर मेरा पी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरा पी बराबर आ जाएगा एक्स के। अब ये संबंध क्यों निकाल रहा हूं मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। तो चलिए, इसमें पहला वाले को हम लोग बताते हैं कि ये सत्य है। हमको सत्य नहीं है पूछ रहा है ना, याद रखेंगे। चलिए, तो मैं इसके लिए एक काम करता हूं, ये इधर का छोटा वाला त्रिभुज लेता हूं और इधर का एक छोटा वाला त्रिभुज लेता हूं। दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं त्रिभुज। यहां पर देखो ये एक्स है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। और इधर क्या है मेरे पास, जरा देख लीजिए, ये पी है, एक्स पी के बराबर हो गया। इधर 90 है, इधर 90 है। ये मेरा जेड है और ये मेरा वाई है। तो इसका मतलब एक्स पी के बराबर हो गया, जेड वाई के बराबर हो गया, और ये 90 बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो समरूप में एक खासियत होती है कि जो कोण बराबर होता है उसके सामने वाले भुजा का अनुपात, अनुपात माने बटा बराबर होगा। जैसे यहाँ एक्स के सामने में मेरा ये एक्स है, एक्स के सामने में कौन है मेरा, बी डी, बटे इधर एक्स के बराबर में कौन है, पी। तो पी के सामने में इधर ये है, ये का मतलब एडी है, वो बराबर दिखेगा। क्लियर है। यहां पर जेड, जेड के सामने यहां पर ये खड़ी लकीर, तो जेड के सामने खड़ी लकीर का मतलब मेरे पास क्या हो गया, एडी। एक बार इस त्रिभुज को देखूंगा, एक बार उस त्रिभुज को देखूंगा। इसी जेड के बराबर यहां पर कौन है, वाई। तो वाई के सामने कौन है मेरे पास, देख लो, डीसी। ठीक है। अब यहां 90 के सामने, 90 के सामने कौन है मेरा, ए बी। और इधर के 90 के सामने कौन है मेरा, ए सी। अब यहां से आप देख सकते हैं, ए इन दोनों को अगर मान लो, देखो तीन तो मेरे को बराबर में मिला, लेकिन हमको जरूरत दो ही का है। एडी को एडी से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एडी का वर्ग, और ये आ जाएगा मेरा बी डी इंटू क्या हो जाएगा, डीसी। मतलब ये तो हमारा करेक्ट है, बी डी इंटू डी सी बराबर एडी स्क्वायर, ये आएगा। नहीं, कौन सा नहीं आएगा ये पूछ रहा है आपसे। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, इधर का मैं छोटा लेता हूं, ये वाला को छोटू को लिया, और एक ले लिया बड़का, सबसे बड़ा वाला को लिया, एबीसी। ठीक है, इसका नाम है मेरा एबीसी, इसका नाम है मेरा ए डी बी। अब यहां देखो, डी में 90 है, यहाँ ए में 90 है, दोनों के पास बराबर हो गया। ये जो एक्स है छोटा वाले में, ये मेरे पास एक्स है, और इधर मेरे पास क्या है, पी, और वो एक्स पी के बराबर है, ये दोनों बराबर हो गए। अब ये देखो, ये छोटा में ये मेरे पास जेड है, और ये भी क्या है मेरा, जेड है। तो ये जेड जेड के बराबर है, एक्स पी के बराबर है, और 90 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो फिर ये क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, समरूप। और समरूप का नियम क्या कहता है, समरूप का नियम कहता है एक्स के सामने इधर बी डी है, बटे यहां एक्स के बराबर इधर कौन है, पी। तो पी के सामने कौन है मेरा, ए बी है, तो दोनों का बटा। इधर जेड के सामने कौन है मेरे पास, एडी है, इधर जेड के बराबर तो जेड ही है, और उसके सामने कौन है मेरा, एसी है। ठीक, इधर 90 के सामने मेरा ए बी है, और इधर 90 के सामने मेरा बीसी है। अब देखो यहां पर ए बी का स्क्वायर आया है, मतलब इन दोनों को लेना पड़ेगा, इस बीच वाले को हटाना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो जब ये तिर्यक गुणा करोगे तो ए बी गुणित ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग, और इधर आ जाएगा बी डी इंटू बी सी। क्लियर हो गया।
मतलब जो दूसरा वाला है वो भी सही है, वैसे ही एक और निकलेगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर वाला ले लिया मैंने बड़ा, एक बड़ा ले लिया, बड़ा का मतलब एबीसी ले लिया, ए बी सी। इधर वाला छोटा लिया हूं मैं इस बार, जिसका नाम है ए डी सी। यहां दोनों के पास 90 है, यहां 90 है, ये यहां 90 है। क्लियर हो गया। ये जो देखो सी, ये सी दोनों के पास है भैया। सी तो वही चाहे देख लो, ये जो सी है बड़ा में भी है और इस छोटे में भी है। अब ये जो बी है, जिसको बी को मैं जेड बोल रहा हूं, इधर किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ये देखो। तो सब कोण एक दूसरे के बराबर हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। तो समरूप का नियम क्या कहता है, समरूप का नियम क्या कहता है, ये मेरा पी है ना, याद रखो, पी पी के बराबर है। समरूप का नियम क्या होता है कि जो कोण बराबर है उसके सामने वाले भुजा का अनुपात बराबर होगा, यही तो समरूपता का नियम है, इसीलिए पहले समरूप बताया। क्लियर हो गया। तो चलिए यहां पर देखिए, जेड के सामने कौन है, मेरा ए सी, बटे यहां जेड के बराबर कौन है, जेड के बराबर वाई है, और वाई के सामने कौन है, मेरा डीसी बराबर, फिर कौन है मेरा, यहां 90, 90 के सामने है मेरा बीसी, और इधर 90 के सामने कौन है, मेरा एसी। इधर पी, पी के सामने कौन है, मेरा एबी, और इधर पी के सामने कौन है, मेरा एडी। तो यहां देखो एसी दो बार आया, फिर यह गुणा करोगे तो ये आ जाएगा एसी का वर्ग बराबर बीसी इंटू डीसी। तो ये भी सही निकल गया, तीनों तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही निकल गए। अब बचा कौन, डी। तो डी हमारा सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्लियर हो गया। भले थोड़ा सा लंबा लगा है, लेकिन एक एक चीज क्लियर करके दे दिया हूं मैं आपको, ताकि भविष्य में इस प्रकार के समरूपता से संबंधित प्रश्न आए तो कोई भी आपसे ना छूटे। चलिए क्या दिया है, 3:4:5 अनुपात वाली भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप होगा। क्या परिमाप होगा ये पूछ रहा है। तो देखो भैया, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज में मेरे को दिया है ये 3 अनुपात दिया है, तो उसको अलग अलग करेंगे तो एक 3x हो जाएगा, एक 4x हो जाएगा, एक 5x हो जाएगा, कई बार बताया हूं। अब इसका क्षेत्रफल दे दिया है 216, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें हीरोन्स का सूत्र लगाना पड़ेगा। जब भी 3 भुजा दिया होता है तो इसमें हेरोन्स का क्या लगाया जाता है, सूत्र लगाया जाता है। लेकिन मैं एक और चीज बता रहा हूं, इसका ट्रिक, इसका ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ट्रिक ये है कि यदि कभी भी त्रिभुज में अनुपात दिया रहे या भुजा दिया रहे, तो उसके बड़े वाले को आप क्या करके देखेंगे, बड़े का वर्ग करके देखिए। तो 5 का वर्ग जो कि 25 आता है, और छोटे छोटे के वर्ग का योग करके देखिए, ये भी वही आएगा 25। तो आपको समझ जाना है कि ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस का प्रमेय लग गया। और समकोण कहां पर बनेगा, जो सबसे बड़ा है उसके सामने वाला 90 बनेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात, बिल्कुल। तो यहां पर आप देख लीजिए, तो इसके लिए हमारा आसान हो गया। अब हमको हीरोन्स का सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई से ही निकल जाएगा। मतलब वो छुपा के रखा है, भैया आप सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन जिस बंदे को ये पता है नियम पाइथागोरस का, वो तो इसको पहले क्या करेगा, समकोण साबित करेगा, 90 साबित करेगा, उसके बाद आसानी से ये वाला सूत्र लगा लेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 216, रख दीजिए 1/2, जो 90 बना रहे हैं एक आधार बनेगा, एक ऊंचाई बनेगा। तो एक हमारा हो गया 3x, दूसरा हो गया मेरा 4x, बराबर आएगा 216। और ये कितने बार में गया, 2, 3 2 ने कितना हो गया, 6, और x का वर्ग बराबर 216।
6 का ये 36 बार में जाएगा और x का मान आ जाएगा मेरे पास 6। वर्गमूल 36 का मतलब क्या होता है? 6। क्लियर है? यहां पर आप लिख सकते हैं, ऐसा एक स्टेप और लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? हमको क्या चाहिए? परिमाप। परिमाप माने तीनों भुजा को जोड़ने पर जो आ रहा है वो प्राप्त करना है हमें। मतलब 3x धन 4x धन 5x। ठीक, तो ये हमारा हो गया 4 3 7 और 5 12x और x का मान आ गया है 6, तो 12 छका 72। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और जो बंदा नहीं जानेगा, ये दिमाग पहले नहीं लगाएगा कि ये समकोण त्रिभुज है, वह पूरा हीरोन्स का सूत्र लगाएगा। हीरोन्स के सूत्र के बारे में पिछले वाले वीडियो में मैंने जबरदस्त तरीके से बताया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। एक एक प्रश्न हल करा दिया गया है, बहुत ही शानदार वीडियो बना है। अब ये देखो जरा, इस प्रश्न को देखिए आप। ये दीवार बनाने वाला, ये जो दीवार बनाने वाला प्रश्न है ना, ये पिछले वाले वीडियो में भी बना है, बस इसमें थोड़ा सा ये इंक्लूड कर दिया गया है, ये मसाला वाला। क्लियर है? जितने भी प्रश्न हैं बार बार दोहराए हुए हैं। तो चलिए, ये बनेगा कैसे, इसको जरा ध्यान देते हैं। ये बोल रहा है हमारे पास एक दीवार है, बोल रहा है, ठीक है। एक दीवार बना लो पहले, सबसे पहले। चलिए, ये दीवार आ गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगी इसकी, दिया है 24 8 और 0.6। लेकिन उसमें का 10% मसाला है, मतलब जो छपाई हुई है वो है। तो भैया जो 90% है वो हमारा ईटा है। क्लियर हो गया बात? और इसके अंदर ऐसी छोटी छोटी ईंटें लगी हुई है, ऐसा हमारा छोटा छोटा क्या लगा हुआ है? ईटा लगा हुआ है। मतलब ऐसी छोटा छोटा ईटा पूरे दीवार को बना रहा है। तो याद रखना, कभी भी कोई छोटा छोटा मिलके यदि बड़ा बना रहा है, उसको निकालना है तो बड़े वाले आयतन में जो बड़ा वाला जगह घेर रहा है, ऐसी छोटा छोटा कितने बार घेरेगा ये हमको जानना है। तो यहां पर आपको निकालनी है संख्या। संख्या में क्या करना है? जो बड़ा आयतन है, माने बड़ा जगह घेर रहा है, उसको भाग करना पड़ता है किससे? छोटा आयतन से। माने यही छोटा छोटा कितने बार उस बड़े के बराबर बनेगा बोल के, तब हमको क्या मिल जाएगी? संख्या। ठीक, आयतन का मतलब क्या होता है यहां पर? ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन यहां पर स्पष्ट बोल दिया है कि उसके का 10% मसाला है। मतलब जो भी आयतन आप निकालोगे उसका मात्र 90% ही क्या रहेगा? आपका ईंट रहेगा। तो चलिए पहले तो आयतन निकालिए। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन जो पूरा 100% है वो ईटा नहीं है, उसमें का 10% क्या है? मसाला है। तो जो भी आ रहा है उसका आप क्या ले लीजिए? 90%, क्योंकि 90% ही ईट है। तो इसीलिए गुणित में क्या करना पड़ेगा आपको? 90% बटे छोटा आयतन। छोटे में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ जाएगा मेरे पास 24 गुणित 12 गुणित 8। अब यहां पर मैं दिक्कत बताता हूं। दिक्कत ये है कि जो दीवार है वो मीटर में है और जो ईटा है वो सेंटीमीटर में है। तो ये जितना भी मीटर है उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। यहाँ 3 बार मीटर है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब ये 24 मीटर है, तो इसका गुणा करना पड़ेगा 100 से। ये 8 मीटर है, तो इसका भी गुणा करना पड़ेगा 100 से। और ये 0.6 है, तो इसका भी गुणा करना पड़ेगा 100 से। क्लियर हो गया? अब यहाँ 90% है, तो परसेंट को जब संख्या में बदलोगे तो ये परसेंट जैसे ही हटेगा भैया, बटे में आपका क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। याद रखना, परसेंट को संख्या बनाते हैं तो बटे में 100 लगा लेते हैं। तो यही है, 0 से 0 कैंसल,
24 से 24 कैंसल, 8 से 8 कैंसल। क्लियर है? अब यहां देखिए ये दशमलव हटेगा, ठीक है? दशमलव हटेगा कि नहीं हटेगा? बिल्कुल हटेगा। यहां पर देख लीजिए आप, जैसे ही दशमलव हटेगा तो ये हो जाएगा मेरा 6/10 गुणित 90 ऊपर है, 200 ऊपर है, बटे में यहां पर 12 उपलब्ध है। 6 एकम 6, 6 दूने 12, 2 एकम 2, 2 का कितने बार में? 45 बार में। 0 से 0 कैंसल, तो 45 बचेगा और 3 0 बचेगा, तो 45,000। ऑप्शन नंबर कहां पर है? ए पर है। बिल्कुल। अगला बढ़ता हूं मैं। आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। आयत आप जानते होंगे, समझते होंगे, ये आयत है। यदि उसकी आयत की जो चौड़ाई है वो लंबाई का 60% है, मतलब यदि लंबाई को x ले लूं तो चौड़ाई x का कितना रहेगा? 60%। क्लियर है? यदि उसका परिमाप 800 है, परिमाप माने चारों भुजा को जोड़ना है, तो ये भी x है। ठीक, तो ऐसे परिमाप का सूत्र पता होता है सबको। चलिए, परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, और यही परिमाप मेरे को दिया है 800। 2 गुणित लंबाई को कितना मान लिया है मैंने? x। दूसरा क्या है? x का 60%। तो चलिए x का 60% को यहां मैं समझाता हूं। x गुणित 60/100, 0 से 0 कैंसल, और ये आ जाएगा 6/10, मतलब आ जाएगा 0.6, और ये x। तो यहां पर मैं चौड़ाई की जगह में कितना लिखूंगा? 0.6x। ये x का मतलब 1x है, और ये 0.6 है, तो इस तरह से ये कटेगा। 2 एकम और 2 का कितने बार में? 400 बार में। अब यहां पर एक जुड़ेगा 0.6 के साथ, और ये आ जाएगा 1.6x बराबर में आ जाएगा 400। अब इसको करते हैं हल, तो ये आ जाएगा 16/10, x बराबर 400। 16 एकम 16, 16 का 25 बार में है, 25 बार में जाएगा, बिल्कुल। और इस तरह से x का मान आ जाएगा, ये तिर्यक गुणा होगा, और x का मान आ जाएगा मेरे पास 250। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब मेरे पास x का मान आ गया 250, और इसका 60%, माने 250 गुणित 60 बटे कितना? 100। तो ये 2 0 कैंसल हो गया, और 25 छक्का आ गया 150, मतलब लंबाई आ गई 250 और चौड़ाई आ गई 150। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई में चलता है, लंबाई आ गई 250 गुणित चौड़ाई आ गई 150। चलिए, 25, 15 × 75 का 5 हासिल है 7, 15 दूने 30, 7 37, और डबल 0 37,500 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए, बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। रेखागणित थोड़ा सा लंबा होता ही है, उसमें घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। बस हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि एक एक प्रश्न क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब यहां पर क्या लिखा है? एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 4 गुना है। समांतर चतुर्भुज आप जानते होंगे, ये इस डिजाइन में रहेगा। ये इसका जो आधार है उसकी ऊंचाई का 4 गुना, ये हमारी हो गई ऊंचाई इसकी। अगर मैं इसको x ले लेता हूं तो उसका आधार को कितना लेना पड़ेगा? 4x। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रश्न के अनुसार लिख रहा हूं मैं। मतलब जो ऊंचाई है उसका 4 गुना करोगे तब आपका आधार। इसका मतलब मेरे को पहले किसको मानना पड़ेगा? ऊंचाई को, और आधार जितना भी ऊंचाई है उसका 4 गुना, इसीलिए 4x लिख दिया। अब उसका क्षेत्रफल 324 है, तो क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है वो होता है आधार गुणित ऊंचाई।
और हमको क्षेत्रफल दे दिया है 324, आधार आ गया है 4x और ऊंचाई आ गया है x। 4 एकम 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, यहाँ x 2 बार गुणा हुआ है इसलिए x का वर्ग बराबर ये 81। तो x का मान निकल जाएगा √81 और ये आ गया मेरा 9। लेकिन हमको ऊंचाई चाहिए था, ऊंचाई को मैंने x माना था और x का मान आ गया है 9, इसीलिए इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। स्पष्ट है? जहां पे आपको दिक्कत है या कोई चीज प्रॉब्लम है, बिल्कुल चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी पर तो निम्न से कौन सा कथन सत्य है? चलिए अब ध्यान से सुनेंगे इस प्रश्न को, थोड़ा लाजवाब प्रश्न है क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, माने जिसकी तीनों भुजा क्या है? बराबर है। इसका नाम दिया गया है ए बी सी। यहां से एक लंब डला हुआ है, लंब का मतलब है 90 अंश। तो पहले तो ये नियम जानना पड़ेगा। नियम ये है कि यदि मैं समबाहु त्रिभुज में यदि लंब डालता हूं तो यह सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करेगा? बांट देगा। बांटेगा, बिल्कुल। और हमको जो दिया गया है, जितना ए बी है उतना ही बड़ा मेरा बीसी है और उतना ही बड़ा मेरा एसी है। मतलब ये जो तीनों लकीर बाहर बाहर दिख रहे हैं बड़े बड़े, वो सब बराबर हैं। ये मेरे को दिया हुआ है और नियम के अनुसार ये जो मेरा बीडी है, बीडी आपको दिख रहा है, बीडी, ये जो बीडी है ना, ये आधा है। किसका आधा है भैया? किसका आधा है? पूरे का। ये जो लंब डला है इस बीसी को 2 बराबर टुकड़ों में क्या कर दिया है? बांट दिया है। मतलब ये जो बीडी आया है उस पूरे लकीर का, अर्थात आधा है किसका? बीसी का। लेकिन बीसी तो एबी के बराबर है भैया, तो इसका मतलब ये एबी का भी आधा हो गया और ये तो एसी के भी बराबर है, मतलब एसी का भी आधा हो गया वैसे में। तो ये तो बीडी बीसी का भी आधा हो सकता है, एबी का भी आधा होगा और एसी का भी क्या होगा? आधा होगा। अब यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि कौन किसका आधा है बोल के, सारा चीज हमको दिमाग में चल गया। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए ये लंब डला है, मतलब यहां पर ये 90 अंश कोण वाला त्रिभुज है। तो जहां पर 90 अंश का कोण वाला त्रिभुज है वहां पर आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वही लगाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये 90 अंश, ये ए, ये बी और ये डी। तो पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है, जिसमें बोला जाता है कि 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग अर्थात ए बी का वर्ग, क्लियर हो गया, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हमारे पास जो शेष 2 भुजा है वो एक एडी है और एक बीडी है। तो ये आ गया एडी का वर्ग धन बीडी का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस का प्रमेय होता है। क्लियर हो गया बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब देखो जितना भी संबंध है वो ए बी का एडी के साथ है और कोई दूसरा नहीं है। तो यहां पर ये जो बीडी है हमारे पास एक्स्ट्रा प्लेयर आ गया है। इस बीडी को हमको हटाना है, किसी भी तरीके से हटा लेना है। तो मैं यहां से यहां पर देखो ये बीडी है, इस बीडी को मैं क्या लिख सकता हूं नया डिजाइन में? आधा ए बी। तो ये बीडी है उसके जगह मैं क्या लिखूंगा? आधा एडी। कारण क्योंकि जी हमको ऑप्शन दिया है ना, वो सब क्या में है? या तो ए बी लिखा है या तो एडी लिखा है, बीडी का नामो निशान नहीं है। मतलब बीडी को आपको हटाना ही पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो इस तरह से मैं हटा लूंगा या ए बी को हटा सकता हूं, आपके मर्जी है वो। ठीक है, ए बी को कैसे हटाओगे? तो देखो यहां पर मेरे पास बीडी है, वो 1/2 ए बी है। अगर ये 2 बटा में है, इधर आके आ गया तो गुणा हो जाएगा। तो 2 बीडी
बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लेकिन कहानी तो वही हो गई ना, कहानी तो वही हो गई, हमारी बी डी आ जाएगी। तो ये सब नहीं करना है हमको, ठीक है। चलिए, हमें लगा बीडी को बचाना है बोल के, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अब हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि बीडी की जगह हम क्या लिखेंगे, आधा ए बी। तो चलिए यहां पर लिखिए ए बी का वर्ग, एडी को एडी ही लिखिए और बीडी को लिखिए आधा ए बी, और उसमें क्या डालना है आपको, वर्ग डालना है। क्लियर हो गया। अब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी का वर्ग बराबर एडी का वर्ग धन ये एक का वर्ग एक और दो का वर्ग कितना हो गया, 4। अब कभी भी ऐसा दोनों पक्षों में है जिसमें कुछ हिस्सा बटा वाला है, तो उस बटे में कितना है वो देखिए। तो ये बटा में 4 है, तो 4 से दोनों तरफ गुणा करिए या सब में 4 को गुणा करिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 ए बी का वर्ग, ये हो जाएगा मेरा 4 एडी का वर्ग। इसका मतलब ये 4 सबके साथ गुणा हो रहा है, तो ये 4 से 4 कटेगा और यहां पर खाली क्या बच जाएगा मेरे पास, ए बी का वर्ग। ये 4 इसके साथ भी गुणा हुआ, इसके साथ भी, इसके साथ, तीनों के साथ गुणा होगा। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपका जो बटा में जो लिखा हुआ है वो हट जाए। और जिन लोग को ऐसा तकलीफ हो रहा है वो लोग लघुत्तम, उनके लिए तो जिंदाबाद ही है। आप लघुत्तम लीजिए, तिर्यक गुणा कीजिए, वो बहुत लंबा चौड़ा आता है, इसीलिए मैं नया ट्रिक सिखा रहा हूं आपको। अब देखो ये ए बी का वर्ग है, ये भी ए बी वाला है, उसको एक तरफ ले आओ, ये धन है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये 4 में से 1 चला गया, तो अब क्या बचेगा, 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। क्या ऐसा लिखा है, यस। ये देखो 3 ए बी का स्क्वायर, अच्छा इसमें 2 ही लिखा है, अच्छा ऑप्शन नंबर सी है, देखो कंफ्यूज हो जाओगे भैया। 3 ए बी का स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको सत्य कथन पूछा है, इससे पहले वाले में क्या पूछा था, असत्य कथन, सत्य नहीं है बोला था, ठीक। तो दिमाग में रखते भी जाना है कि क्या पूछ रहा है, कई बार हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, पूछता अलग है बताते अलग है। अब इसको जरा देखिए क्या बोल रहा है, ए बी तथा सी डी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 2 परस्पर लंबवत व्यास है। ये त्रिज्या 7 का है भैया, और ए बी और डी सी या सी डी को व्यास बोला गया। तो यहां से यहां मेरा 7 हो गया, यहां से यहां मेरा 7 हो गया, यहां से यहां मेरा 7 हो गया, और यहां से यहां मेरा क्या हो गया, 7 हो गया। ये केंद्र है, ये जो त्रिज्या है वो 7 हो गई। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल। अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो ये क्या करता हूं, बड़ा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालता हूं। तो यहां पर लिखता हूं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग, आर माने त्रिज्या, भाई पाई आर का वर्ग होता है, तो आर मतलब त्रिज्या, और इस बड़े वाले की त्रिज्या कितनी हो गई, 7, ठीक। इसको 22/7 गुणित 7 गुणित 7, और ये आ जाएगा 154। 22 सत्ते कितना हो गया, 154। यहां तक समझ में आ गया। ये पूरे बड़े का है, लेकिन इसमें से ये छोटा वृत्त, ये छोटा वृत्त को हटाना है, साथ ही साथ त्रिभुज को भी हटाना है। तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई तो रहेगा ही। अब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो जो हमारा ये 7 है उसका और आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2। बिल्कुल याद रखेंगे, जो ये जो त्रिज्या है बड़े वाले का, वो छोटे वाले के लिए व्यास का काम कर रहा है। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये आ जाएगा त्रिज्या माने 7/2 का वर्ग, और इस तरह से आएगा ये 22/7 गुणित
7/2 गुणित 7/2, 7 से 7 कैंसल, 2 का 11 बार में, और ये आ जाएगा 77/2, 38 दूनी 76 होता है, तो ये 38.5 आ जाएगा। ये जो ऊपर का छोटा वृत्त है उसकी बात कर रहा हूं। और एक हमारे पास है त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार बन रहा है भैया, देख लो, जिसमें से ये ऊपर ए भी है वो 7 दूनी 14 हो गया, 7 इधर 7 इधर 14, और ये जो है हमारे पास ये हमारा हो गया ऊंचाई जो कि 7 है, इधर देख लो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा गुणित आधार, तो आधार हमारा हो जाएगा 14, और ये बन गया मेरा ऊंचाई जो कि 7 आ गया, तो 7 सतह कितना हो गया मेरा 49। तो ये जो बड़ा वाला है इसमें इसको और इसको क्या करना है, माइनस करना है, या एक काम करते हैं दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 9 8 17 का 7, हासिल आया 1, और ये आ गया 87.5। मतलब छोटा वृत्त और त्रिभुज दोनों को क्षेत्रफल को घटा मतलब जोड़ दिए, और बड़े वाले अर्थात 154 में घटाएंगे, तो छायांकित का क्षेत्रफल बराबर 154 में घटाइए 87.5। ठीक, बात समझ में आ रहा है। और ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 0.5 तो आएगा ही, 13 में से 7 गया तो 6, और 14 में से 8 गया तो 6, 66.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, अगला बढ़ता हूं मैं, बस 1 2 प्रश्न और हैं फिर कहानी खत्म। समान त्रिज्या वाले गोले, एक गोला है बोल रहा है, और एक मेरे पास बेलन है, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये ऐसा है, चलिए 1 मिनट, ठीक है। ये बोल रहा है जितना ऊंचा ये गोला है उतना ही उसका ऊंचा इसकी ऊंचाई है, और दोनों की त्रिज्या बराबर है, इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी भी त्रिज्या क्या है, आर है। अब ऊंचाई बोलने का मतलब होता है मेरे पास 2r, ये भैया ये आर है ये भी आर है, टोटल कितना हो गया 2r, बराबर है किसके, एच के। मने एच के जगह मैं कितना लिख सकता हूं, 2r। अब उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात पूछा है, तो चलिए इसके इसके गोला और बेलन का, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो होता है 4 पाई आर का वर्ग, जिसका अनुपात निकालना है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल होता है इसका बेलन का, ये होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, और इस एच के जगह में आप क्या लिख सकते हो, 2r लिख सकते हो। क्लियर हो गया बात। चलिए तो फिर निकालते हैं इसका मान को, क्लियर हो गया बात। चलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पाई आर का वर्ग अनुपात 2 पाई आर, ये आर और ये 2r, टोटल कितना हो गया, 3r। पाई दोनों तरफ है, कट जाएगा, 8 2 बार है, इधर भी 8 2 बार है, कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 2 4, और ये आ जाएगा 2:3। ठीक, तो 2:3 तो है ही नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, समस्या है यहां पर एक, रुक जाइए। बेलन की ऊंचाइयां 2:1 में है,
गोले की जो ऊंचाई है, हाँ यहां पर गलती है, बिल्कुल गलती है, हम इसको देख नहीं पाए, 2:1 है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए इतना को मिटाते हैं। हाँ, यहां पर बोल रहा है दोनों की जो ऊंचाई है उसमें अनुपात कितने का है, 2:1। मतलब जो गोले की ऊंचाई माने 2r और बेलन की ऊंचाई मतलब h, दोनों में अनुपात कितने का है, 2:1। तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, चलिए या फिर इसको अच्छे सॉल्व करके बताते हैं। जब भी ऐसे अनुपात बराबर है तो सबसे अंतिम अंतिम वाले का गुणा बीच वाले के गुणा के बराबर होता है। मतलब 2r गुणित क्या हो जाएगा, 2h, और 2 से 2 कैंसल, तो r किसके बराबर आ गया, h के। देखिए अभी त्रुटि हो जा रही थी अब से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमने देख लिया, अच्छा हुआ। यहां पर केवल आपके त्रिज्या को बराबर दिया है, ऊंचाई अलग अलग है ना, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अभी आ जाएगा 4 पाई का वर्ग, सूत्र तो आपका बदलेगा नहीं, तो यहां पर क्या रहेगा मेरे पास, 2 पाई आर और आर प्लस एच। अब एच के जगह में सीधा क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो चलिए देखिए 4 पाई का आर का वर्ग, 2 पाई आर गुणित ये आर और ये भी आर, आर धन आर कितना हो गया, 2r। आर 2 बार है, इधर भी 2 बार है, कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूने 4, इधर भी 4 है, कुछ नहीं बचा, दोनों तरफ खाली खाली। तो कितना आंसर आ गया, 1:1। और क्या है ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। अगला है मेरे पास, बोल रहा है ये ए बी समांतर है किसके, सी डी के। याद रखेंगे समांतर वाला जो नियम है, एकांतर कोण संगत कोण सब बराबर बताया था मैं। अब याद रखेंगे ये दोनों समांतर हैं और ये हमारी हो गई तिर्यक रेखा। अब देखो अंदर में एक ही पक्ष में या एक ही साइड में जो भी अंदर में कोण बनेगा उनको मिलाओगे तो ये मिलके कितना देता है, 180। अर्थात ये 2x और ये 3x धन 10, इन दोनों को मिलाओगे तो कितना मिलेगा, बोल रहा है 180 मिलेगा। क्लियर हो गया, ये नियम है। नियम ये कहता है कि समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक ही साइड एक ही ओर में जो अंदर में कोण होता है उसका योग कितना होता है, 180। तो चलिए यहां पर आ गया मेरा 5x बराबर, ये 10 उधर पक्षांतर होगा और ये आ जाएगा 170, धन है और ऋण हो जाएगा, और x का मान आ जाएगा 170/5। 5 एकम 5, 5 दिया 15, 2 बचा, 5 चौक 20, और x का मान आ गया 34। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कहां पर है, बी पर है। चलिए ये वाला नियम देखिए, वृत्त का नियम। वृत्त में हमारे पास क्या क्या पूछा है, एडीबी एओबी, कहां है, एडीबी ये वाला और एओबी। चलिए वृत्त में एक नियम है भैया, वो नियम मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले आप वृत्त बना लेते हैं। यहां पर ये जो ए बी आपको दिख रहा है, इस ए बी को बोलते हैं चाप। ठीक है, और ये जो बचा हुआ है वो है मेरा शेष भाग, परिधि का। ठीक है, तो एक चाप द्वारा, जैसे यहां पर ए बी है, उसके द्वारा परिधि के शेष भाग में जितना भी कोण बनेगा, जितना भी कोण बना लो यहां से, यहां पे ये देखो एक कोण इधर बनाया और उसी चाप से फिर इस शेष भाग में और एक कोण बनाया मैंने। तो जितना भी कोण यहां पर बनते जाएगा इस शेष भाग में, इस चाप से, वो सब बराबर होगा।
तो ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब ये जो डी वाला है वो 60 रहेगा, मतलब सब में पहले में 60 दिया हुआ है, अभी तो कोई पुष्टि नहीं हो सकती। अब एक नियम और है, अब एक नियम और ये है कि मेरे पास कोई चाप है, ठीक है। अब ये बाकी जो छूट गया ऊपर वाला ये तो चाप है, समझ में आ गया, ये तो शेष भाग है। तो इस चाप से शेष भाग में जितना कोण बनेगा, ये देखो ये शेष भाग, यहां पर कितने का बन रहा है, 60 में। उसी चाप से यदि केंद्र पर बनाओगे तो ये जो परिधि पर बन रहा है उसका डबल बनेगा, ये भी नियम है। तो एक परिधि का परिधि वाला है, परिधि में जितना बनेगा वो सब बराबर रहेगा, लेकिन केंद्र में जो बनेगा वो इसका डबल रहेगा। तो यहां 60 है तो यहां कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी आ गया। क्लियर हो गया? दोनों नियम आप स्पष्ट रखिए, ठीक है। परिधि का डबल केंद्र में बनता है और परिधि में सब बराबर रहेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। 16 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई, 8 सेंटीमीटर मोटाई वाले आयताकार लकड़ी के टुकड़े से समान आयतन वाले अधिकतम कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब देखो भैया, घन बनाना है तो हमारे पास जो चीज दिया गया है वो है, हमारे पास घनाभ है, तो पहले घनाभ बना लो। ठीक, ध्यान से सुनेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, थोड़ा लॉजिक भी लगेगा इसमें, ठीक है। अब इसको छोटे छोटे घन बनाना है, ये है 16, ये है 12 और ये है 8। तो घन बनाना है, तो घन बनाने का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि पूरा पूरा बने। तो हमको ऐसा लेना है कि जो पूरे 16 को भी बराबर भागों में तोड़े, 12 को भी बराबर भागों में तोड़े और 8 को भी। तो ऐसा हमारा जो घन बनेगा उसका भुजा होना चाहिए 4। क्या होना चाहिए, भुजा 4। ये 4 चौक 16 इस पूरे को भी कवर करेगा, 4 तिया 12 इस पूरे लाइन को भी कवर करेगा, और 4 दूने 8 ये इसको भी, ऊंचाई को भी कवर करेगा। मतलब सब तरफ 4 4 होना चाहिए। तो ये 16 12 और 8 तीनों को क्या करेगा, कवर करेगा। अब हमारा नियम वही है, अभी भाई बताया मैंने, मतलब ये 4 4 वाला कितने बार मिलके या पूरे आयतन को बना रहा है, मतलब पूरे डब्बे को बनाएगा छोटा छोटा। तो कभी भी आपको क्या निकालना है, संख्या निकालना है, तो बड़े आयतन में इसको भाग करना होता है छोटे आयतन को। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 4 कैसे लाया, तो जब भी इस तरह से अधिकतम बोलता है और घनों की पूर्ण संख्या बोलेगा तो आपको ऐसा संख्या ढूंढना है जो तीनों को भाग कर सके, और तीनों को भाग करने का मतलब होता है 12 16 8 का महत्तम समापवर्तक, जो कि कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब जो छोटा घन बनेगा उसकी भुजा भी वही रहेगी 4। तो यहां पर देख लीजिए आयतन क्या होता है, आपको पता है, अभी अभी बताया था, आयतन मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बड़े का 12 गुणे 16 गुणे 18, सॉरी 8 है, 18 नहीं है वो, और छोटे का तो सब बराबर है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 3 चौक 12 दूनी कितना आ गया, 24। तो जितना बड़ा से बड़ा बना सकते हो और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, ऐसा कितना ठो बनेगा, 24 ठो बनेगा। क्लियर? तो चलिए यहां पर देखिए जरा, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है किसके, सीडी के। यदि ओडी बराबर, ये देखो ओडी, ओडी दिया है मेरे को 3x ऋण 7 का, ओ भी दिया है मेरे को x धन 6 का,
ओ ए दिया है मेरे को 2 का और ओ सी दिया है मेरे पास 2x धन 3 का। तो x का मान निकालिए। अब इस स्थिति में समझ रहे बात को, इस स्थिति में आपका वही समरूपता वाला सिद्धांत काम करेगा। एक समांतर दिया है मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो देख लो यहां पर 2 छोटे छोटे त्रिभुज आपको दिखेंगे, एक त्रिभुज ऊपर और एक त्रिभुज नीचे। ये वाला है हमारे पास, दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा। तो एकांतर कोण का नाम बताया था मैंने, ये इसके बराबर होगा एकांतर कोण। तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। इधर वैसे ही ये दूसरा वाला कोण इधर के बराबर हो गया, वही एकांतर कोण जिसमें बताया था मैं, अगर मेरे पास 2 समांतर रेखा है, ठीक, तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, मतलब विपरीत साइड। एक तिर्यक रेखा के दाहिने तरफ रहेगा, एक बाएं तरफ रहेगा। वैसे ही इधर से देख लीजिए, ये एक इधर है और दूसरा उसके अपोजिट में है, और ये दोनों कोण तो आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। मतलब कोई 2 लाइन एक दूसरे को काटेगा तो उसके अपोजिट में जो बनेगा वो कोण बराबर होगा। तो ये जो तीसरा वाला है ये भी इस तीसरे के बराबर हो गए। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, अब समरूप हो गए। और इसका नाम है ए बी ओ, इसका नाम क्या है ओ सी और डी। तो भैया जो जिस कोण के बराबर है उसके सामने वाला भुजा बराबर होता है, मतलब उसका अनुपात बराबर होता है। यहां देखो ए के सामने है मेरा बीओ और इधर ए के बराबर है मेरा डी, तो डी के सामने मेरा क्या है ओसी बराबर होगा। इधर बी के सामने कौन है मेरा एओ, और इधर बी के बराबर कौन है सी, तो सी के सामने कौन है मेरा ओडी। क्लियर हो गया, सबका मान रख दीजिए। ओ भी मेरा कितना दिया है एक्स धन 6 बटे ओ सी दिया है मेरे को 2x धन 3, ओ ए ये दिया है 2 और ओडी कितना दिया है मेरे पास 3x ऋण 7। ठीक है, 3x ऋण 7। अब तिर्यक गुणा कर लो जी, तो आ जाएगा x धन 6 का गुणा हो रहा है इसके साथ, इसके साथ गुणा हो रहा है। देख लो प्रश्न में क्या है, 2x धन 3 है, नहीं बिल्कुल 2x धन 3 है। यहां पर क्या है, 1 मिनट प्रश्न को देख लेता हूं मैं। प्रश्न में मुझे नजर आ रही त्रुटि, ठीक है, प्रश्न में ये लगता है 3x धन 2 होना चाहिए, ठीक, नहीं तो ये वर्ग समीकरण में तब्दील हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए प्रश्न को मैं यहां पर 1 मिनट ये कर लेता हूं, प्रश्न को कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, नहीं तो समस्या हो गया, वो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए प्रश्न को जब तक कंफर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा आंसर रहता है जिसमें एक कट नहीं रहा है, वर्ग समीकरण बनने के आतुर है, ध्यान नहीं दे पाए हम प्रश्न को। ठीक है, देखो नियम तो वही लगेगा, उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, नियम वही लगेगा जो लगा हुआ है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, नियम पूरा स्पष्ट है। केवल मैं प्रश्न को चेक करके बता देता हूं, 1 मिनट लगेगा। यहां पर 3x ऋण 7 है और हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये एक हमारा दिया हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए, 3x ऋण 7 है, ठीक है, और उसके बाद है x धन 6 है, ठीक है, x धन कितना है 6। उसके पश्चात है ओ ए बराबर 2 और ओ सी बराबर है 2x धन 3, और x का क्या पूछा है, ये मान पूछा है। चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमारा प्रश्न जो है वो 134, चलिए मैं निकाल के बताता हूं, उस प्रश्न को ही लेके आ रहा हूं मैं पूरा, जो हमारा प्रश्न यहां पर दिया हुआ है ना
उस प्रश्न को दिखा रहा हूं मैं। चलिए करेक्ट है कि नहीं है ये चेक हो जाएगा। एक मिनट, प्रश्न वही है हमारा। हाँ चलिए मैं प्रश्न दिखा दे रहा हूं, ये देखो प्रश्न हमारा 2x धन 3, ठीक है, प्रश्न तो सब सही है बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा थोड़ा सा ये वर्ग समीकरण में तब्दील हो जाएगा बोल के। ठीक है, क्या दिख रहा है देख लो यहाँ पर, 3x ऋण 7, ठीक है, 3x ऋण 7, वो भी बराबर x धन 6, ओके, ओ ए बराबर 2 और ओसी बराबर 2x धन 3। चलिए मतलब प्रश्न में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो फिर उसी के हिसाब से बना देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। x धन 6 का गुणा हो जाएगा मेरे पास किसके साथ, इसके साथ गुणा हो जाएगा 3x ऋण 7 के साथ बराबर, चलिए 2 का गुणा हो जाएगा किसके साथ, 2x धन 3 के साथ। यदि आपसे यदि ये वर्ग समीकरण नहीं बनता है तो उसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं, ठीक है, उसका ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए ये देखो, अभी आ जाएगा मेरे पास 3x का वर्ग, 7 गुणित x ऋण 7x, 6 तिया कितना हो जाएगा 18x, और ये आ जाएगा 6 सत्तर कितना हो गया 42, दो दो ने कितना हो गया 4x धन, 2 तिया कितना हो गया मेरा 6। अब यहां पर देखिए 3x का वर्ग आ गया, 18 में 7 गया 11, और इधर और आएगा तो 11 में 4 और गया तो ये आ जाएगा मेरा धन 7x। क्लियर। अब उसके पश्चात ये ऋण 42 है, ये इधर आके और ऋण 6 है तो ये आ गया मेरा ऋण 48 बराबर में 0। ये वर्ग समीकरण बन गया, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप मान को रखते जाइए, जिसमें 0 आ जाएगा वही आंसर है। ठीक है, 2 रखेंगे क्या आ गया, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 और 7 2 ने 14, तो 12 और 14 करेंगे 26 आ रहा है, ऋण 48 नहीं आएगा ये आंसर। 3 रख के देखो, 3 का वर्ग 9, 9 तिया कितना हो गया 27, 27 और 7 तिया 21, बिल्कुल 48 माइनस 48 0 आ गया। क्या रखने पर आया, 3 रखने पर। कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको नहीं मालूम है कि वर्ग समीकरण कैसे हल करते हैं तो याद रखेंगे इस तरह से समीकरण बनने के बाद ये जो ऑप्शन है उसको एक एक करके रखिए, जिधर दोनों पक्ष बराबर हो जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए अंतिम प्रश्न है हमारा, जिसमें बोला गया है समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। चलिए समबाहु माने तीनों भुजा क्या दिखना है आपको, बराबर दिखाना है। चलिए तीनों भुजाओं को बराबर दिखाता हूं मैं, यहां पर देख लो, ठीक। अब इसके मध्यिका की लंबाई, मध्यिका मतलब सामने वाले भुजा से सामने वाले के मध्य बिंदु, तो याद रखेंगे जो समबाहु त्रिभुज में है मध्यिका वही है जो लंब होती है, जो लंब है मतलब शीर्ष लंब है वही मध्यिका होगी। और ये आपको कितना दिया गया है 3। क्लियर हो गया बात, कितना दिया गया है ये 3 दिया गया है। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे। अब ये हमारे पास 90 अंश यहां आ गया, जो मध्यिका रहती है वही शीर्ष लंब होता है। ये कब की बात है, जब त्रिभुज कैसा रहे, समबाहु त्रिभुज। क्लियर हो गया बात। उसके त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है भैया। क्या निकालना है भैया, क्षेत्रफल। क्लियर हो गया। चलिए तो इसको अपन पहले इसके लिए भुजा निकालना पड़ेगा, तो पूरे को मैं क्या ले लिया 2x, पूरे को 2x लूंगा तो सब मेरे को क्या हो गया 2x। और मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज में यदि लंब डलता है तो वह उसको आधा भागों में क्या करता है, बांट देता है, अभी भी बताया था मैं। चलिए तो यहां से जरा देखिए, ये वाले से ये मेरा आ गया 2x, ये आ गया 3, और ये आ गया मेरा x। पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए,
तो 90 के सामने में हमको दिख रहा है 2x का वर्ग, जो कि हमारा कर्ण का वर्ग होता है। बाकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, माने 3 का वर्ग धन x का वर्ग। ठीक, क्लियर हो गया। वैसे भी मैंने एक संबंध बताया था। क्या संबंध बताया था? ये जो लंब डालेंगे उसका 4 गुना बताया था। इसके 3 गुने के बराबर रहेगा भुजा के। भुजा मतलब ए बी का। ऐसा हमने अभी अभी सीखा है ना, अभी अभी पढ़ा है। चलिए वो भी लगा सकते हैं आप चाहे तो, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। क्लियर हो गया बात? चलिए पहले इसको अब लगा चुका हूं तो इसको लगाता हूं, फिर इससे भी बना के दिखाऊंगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x का वर्ग 3 का वर्ग 9 धन क्या हो जाएगा x का वर्ग। ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास, 4 में से 1 चला गया, 3x का वर्ग बराबर 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और x का मान आ गया वर्गमूल 3। ठीक, लेकिन हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ये हमारा बनेगा आधार पूरा और ये बनेगा मेरा ऊंचाई। क्लियर हो गया। इसको निकालने के कई तरीके हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और भुजा की घात 2। भुजा मेरा 2x लिया हूं मैं, तो इसलिए 2x का वर्ग। चलिए ये आ जाएगा √3/4, 2 का वर्ग आ गया मेरा 4 और x के जगह में कितना रखूंगा, वर्गमूल 3। तो ये वर्गमूल 3 का वर्ग, 4 से 4 कैंसल, वर्गमूल 3 का वर्ग कितना आएगा 3 और ये वर्गमूल 3 अभी भी बचा हुआ है। तो इस तरह से कितना आंसर आ जाएगा, 3 वर्गमूल 3, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहां से कैसे बनाओगे, एडी, जो मेरा एडी था, ये जो एडी है वही तो 3 दिया हुआ है, तो 4 ये 3 का वर्ग बराबर 3 ए बी का वर्ग। यहां से 3 से 3 कटेगा और ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3। तो ए बी हमारे पास निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल जो है वो आ गया 2 और ये वर्गमूल इसका जोड़ी नहीं है इसलिए वर्गमूल 3 हो गया। ठीक, मतलब मेरे पास ये जो ए बी है वो भुजा मिल गई। भुजा में रख दीजिए, सूत्र क्या होता है, वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2। भुजा मतलब 2 वर्गमूल 3 पूरे की घात 2। 2 का वर्ग करेंगे आ गया ये 4 और वर्गमूल 3 का वर्ग माने ये 3। 4 से 4 कैंसल, देखो कहीं से भी आंसर वही आएगा आपका। स्पष्ट हो गई बात? बिल्कुल, थोड़ा सा ये समय लग गया, लेकिन एक दो प्रश्न के लिए फिर से नया पार्ट नहीं बना सकते। अब यहां पर आपका रेखागणित जितने भी प्रश्न आए हुए थे सबके सब क्या हो गए, समाप्त हो गए। जो विद्यार्थी इससे पहले वाले रेखागणित के भाग, अंकगणित, बीजगणित के भाग को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।